श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं विभव सिंह, डीएलएड विभाग प्रवक्ता। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। फर्स्ट यूनिट में है मौर्य वंश। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में यह पढ़ा है कि सिकंदर के आक्रमण, उसका परिणाम, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थितियां क्या थी। आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि मगध में एक विशाल साम्राज्य स्थापित था जो शक्तिशाली था और वहां पर नंद वंश का शासक घनानंद शासन करता था, जो अत्यंत अत्याचार प्रवृत्ति का था। और हम लोग इसी की आगे द्वितीय सेमेस्टर में मौर्य वंश पढ़ते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश, इसका काल है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस काल को मौर्य वंश के काल के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। मौर्य वंश के इतिहास को जानने से पहले हमको यह जान लेना है कि मौर्य वंश को जानने का स्रोत कौन कौन है। सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश को जानने का स्रोत 3 प्रकार हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, साहित्य स्रोत, और दूसरा है विदेशी स्रोत, और तीसरा है पुरातत्व स्रोत। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। ये 3 प्रकार के मौर्य वंश को जानने का स्रोत है। हम देखते हैं पहले साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण स्रोत में पुराण सबसे प्रमुख है। दूसरा है अर्थशास्त्र। एक कौटिल्य का कृत है जिसके भारतीय इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र ये जानना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये किस पर आधारित पुस्तक है। यह अर्थशास्त्र पर, अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक न होकर ये प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। प्रशासन पर आधारित ये पुस्तक है। तीसरा है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त कृत है मुद्रा राक्षस। ये नाटक है विशाखदत्त का। और इससे भी चंद्रगुप्त शासकों के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलता है। उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में पुराण, अर्थशास्त्र और विशाखकृत मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत में बौद्ध ग्रंथ आते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान, महावंश टीका और महाबोधि वंश
दीपवंश, महावंश, इसमें आते हैं दीपवंश, ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं। दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महावंश टीका और दिव्यावदान, दिव्यावदान, ये बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य वंश के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा साहित्यिक स्रोत में है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। पहला इसमें भद्रबाहु का कल्प सूत्र, ये पुस्तक का नाम है, भद्रबाहु की कृत है कल्पसूत्र। और इसमें दूसरा है हेमचंद्र की, हेमचंद्र कृत है परशिष्ट पर्वन। परशिष्ट पर्वन, परशिष्ट पर्वन, ये जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र और परशिष्ट पर्वन। इससे भी मौर्य वंश के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलकर हम इसका उल्लेख करेंगे, भद्रबाहु का भी उल्लेख करेंगे, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ था। उस दौरान हम आपको बताएंगे भद्रबाहु के ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में और दक्षिण भारत गए थे और कैसे जैन धर्म को स्वीकार किए और संलेखना बीज से अपना अंत किए। ये सारी जानकारी हम आगे चल के आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमको पढ़ना है मौर्य वंश के जानने के स्रोतों में। तो ये साहित्यिक स्रोत है जिसमें पुराण, ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण में पुराण है, पुराणों से भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की कृत है, जिन्हें भारतीय इतिहास में कई नामों से जाना गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। और यह अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक न होकर प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। साहित्यिक स्रोतों में विशाख दत्तकृत एक मुद्रा राक्षस नाटक है, जिसमें भी हम बहुत सारे बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानते हैं। उसी तरह बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, दिव्यादान, ये सारे सिंहली अनुश्रुतियां हैं, यानी श्रीलंका के क्षेत्र के श्रीलंका की जो अनुश्रुतियां हैं उससे भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ में भद्रबाहु की कृत है कल्पसूत्र। उसी तरह हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है परशिष्ट पर्वन, उनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा स्रोत आता है हमको जानने का विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में जो विदेशी यात्री आए, विदेशी लेखक आए और उनके द्वारा जो विवरण दिया गया है वो मौर्य वंश के जानने का प्रमुख स्रोत है। जैसे क्लासिकल लेखक का मतलब होता है यूनानी और रोमन। क्लासिकल लेखक का मतलब होगा यूनानी और रोमन लेखक। क्लासिकल लेखक को कहा जाता है यूनानी और रोमन लेखक। इन यूनानी और रोमन लेखकों के कुछ लेखनियों में भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को इन लेखकों ने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। कई जगह उन्होंने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से पुकारते हैं। यहां लिखते हैं सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। इसमें एक आता है
सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ये दो नाम आते हैं, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, और इसको क्लासिकल लेखकों ने यह नाम दिया था। और बाद के एक इतिहासकार हुए विलियम जोन्स, उसने सर्वप्रथम, विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स का तादात्म्य जो चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया, चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स का तादात्म्य विलियम जोन्स द्वारा सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था और सिकंदर के समकालीन लेखक जस्टिन, निरियाकस आदि थे, और उनके भी विवरण से बहुत सारे सूचनाएं मौर्य वंश के जानने में प्राप्त होती है। सिकंदर के बाद के लेखक मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम था इंडिका। जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज इसकी पुस्तक का प्रमुख नाम इंडिका। दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल स्वरूप में हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन बाद के बहुत सारे लेखक इंडिका को उदाहरण देकर मौर्य वंश के विषय में बहुत सारे जानकारी प्रदान करते हैं, जिनमें स्ट्रोबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडिका को उदाहरण देते हुए मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ये दो स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। जो सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते आए हैं कि इतिहास के जानने के 3 स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं, पुरातात्विक इतिहास, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। पुरातात्विक काल में पाषाण काल को हम अध्ययन करते हैं, जिसमें आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आधैतिहासिक काल में हम आप लोगों को सिंधु सभ्यता और उससे संबंधित अन्य देशों की सभ्यताओं को पढ़ाएं। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल है, इसलिए आध ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है कि जिस काल का पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है और लेखनी भी प्राप्त होती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, यह काल आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसलिए सिंधु सभ्यता, जिसकी लिपियां आज तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उसका इतिहास लिख दिया गया है और लेखनी भी है, इसलिए उसको आध ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल, जिसकी पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है और उसकी लेखनी भी पढ़ी जा चुकी है, ये ऐतिहासिक काल के रूप में जाते हैं। मौर्य वंश से ही भारत का इतिहास ऐतिहासिक काल है, क्योंकि इसी के काल से ही पुरातात्विक साक्ष्य और लेखनी दोनों प्राप्त होते हैं।
और इसलिए इस काल को ऐतिहासिक काल के रूप में भारतीय इतिहास में जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण आता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्तंभलेख, शिलालेख और गुफालेख खुदवाए गए या बनवाए गए, उसके आधार पर मौर्य वंश के इतिहास को लिखा गया और इसलिए ये महत्वपूर्ण है पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे मौर्य शासक अशोक के द्वारा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में स्तंभलेख रखे गए, लगवाए गए। जैसे उत्तर पश्चिम में ईरान क्षेत्र था जिसके बगल अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, हेरात। आगे चलकर हम ये बताएंगे काबुल, कांधार, हेरात कैसे प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कर्नाटक तक क्षेत्र था, इधर मगध तक था, मगध पूर्व में था और पश्चिम में आपका सौराष्ट्र प्रांत था। इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है गिरनार अभिलेख से। सक्षत्रप रुद्रदामन के एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जिसको इतिहास में जूनागढ़ अभिलेख भी के नाम से जाना जाता है। वह स्पष्ट प्रमाण देता है गिरनार अभिलेख कि मौर्य साम्राज्य सौराष्ट्र प्रांत तक था और सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य था, जिसने सुप्रसिद्ध सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। इससे यह स्पष्ट प्रमाण होता है कि पश्चिम क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रांत तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत था। उत्तर भारत में मगध इनकी केंद्रीय क्षेत्र था। दक्षिण भारत कर्नाटक का उल्लेख भी प्राप्त करते हैं इतिहास में। दक्षिण भारत कर्नाटक में जैसे 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा मगध क्षेत्र में, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शासन का बागडोर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के अधीनता में वह दक्षिण चले गए, जहां पर कर्नाटक क्षेत्र में एक पहाड़ी है श्रवण बेलगोला उसका नाम है। वर्तमान समय में उसे चंद्रगिरि पर्वत के नाम से भी जानते हैं। श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर उन्होंने जैन धर्म रीति रिवाज से, जैन धर्म नीतियों के अनुसार संलेखना विधि से अपनों प्राणों को उत्सर्जन किया। और संलेखना विधि में होता है कि जैन धर्म का जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा है और अपने शरीर को बिना कुछ खाए पिए अपने ईश्वर, आध्यात्मिक ईश्वर में तन्मय हो जाए और अपनी प्राणों को उत्सर्ग कर दे, ये संलेखना विधि है। इसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ। इससे भी स्पष्ट प्रमाण होता है कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य वहां तक विस्तृत था और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये विजित क्षेत्र था। अशोक ने स्पष्ट प्रमाण दिया है कि दक्षिण भारत में उसका साम्राज्य, केरल, पांडपुत्र उसके बगल में थे, चोल, पांड्य, केरल, ये सारे क्षेत्र उसके दक्षिणी भारत के सीमा पर आधारित थे। तो इसे भी स्पष्ट हो जाता है कि इसकी साम्राज्य सीमाएं कहां तक थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये विजित क्षेत्र था, जो स्पष्ट प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही द्वारा ये संपूर्ण क्षेत्र को विजित किया गया। इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना बिंदुसार, उसने अपने जीवन काल में कोई भी संघर्ष या युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन बिंदुसार के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक, जिसको भारतीय इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है, इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि जिस समय पूरा संपूर्ण विश्व रक्त रंजित था,
तलवार के बल पर साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उस दौरान भारत का मगध साम्राज्य का मौर्य शासक अशोक ही ऐसा मात्र शासक था जिसने रक्त न बहाकर धम्म घोष की चर्चा किया, धम्म की युद्ध की बात किया, धर्म की बात किया, और उसलिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जो मानवता के हित में था। और इसीलिए अशोक को इतिहास में द ग्रेट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और इस तरह भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के विषय में जानकारी इन 3 प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होता है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि पहला शासक मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया। तो मौर्य वंश के पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग जान लें। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग अध्ययन, इनकी जीवनी कई बार पूछा जाता है। हालांकि डीएलएड में आप लोगों को बहुत सीमित शब्दों में लिखना होता है, जो मैक्सिमम 2 नंबर का आता है मैक्सिमम 75 शब्द, और जो 1 नंबर में आता है उसका मैक्सिमम 25 शब्दों में लिखना होता है। इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सीमित शब्दों में आप लोग लिखिएगा, लेकिन पढ़ने के लिए आप लोग समझ लीजिए और इसका पूरा निचोड़ क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कोई भी भारतीय स्रोत दिखाई नहीं देता कि इसको स्पष्ट बता दे कि इसकी प्रारंभिक जीवन क्या था। इस पर हमको संपूर्ण बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर होता है, जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं, उनके आधारों पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ अध्ययन कर पाते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मोरी नगर के प्रमुख थे, जो एक सीमांत युद्धों में मारे गए। और जिस समय इनके पिता की मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मां के गर्भ में थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र पहुंचा दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के मामा के घर, और वहां पर इनको सुरक्षा की दृष्टि से एक गौपालक के घर पहुंचाया गया, जहां इनका जन्म हुआ। गौपालक इनका लालन पालन अपने पुत्रों के ही समान किया। बड़ा होने पर चंद्रगुप्त मौर्य को गौपालक ने एक शिकारी के हाथों बेच दिया। उस समय खरीद फरोख्त हुआ करता था, क्रय विक्रय हुआ जा करता था मानवों का भी, जो आज की स्थिति में नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व में ये स्थितियां विद्यमान थी। शिकारी ने चंद्रगुप्त मौर्य से गौ पालन का कार्य करवा रहा था। संयोग से एक दिन चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। चाणक्य मगध से तक्षशिला जा रहे थे और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य एक बालकों के साथ राजकीलम नामक खेल रहा था या नाटक कर रहा था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की न्यायप्रियता को देखते हुए चाणक्य अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने शिकारी को 1000 करसापड़ मुद्रा देकर, उस समय मुद्रा का नाम था करसापड़, और उन्होंने 1000 करसापड़ मुद्रा देकर शिकारी को चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य लेकर तक्षशिला चले गए, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को शास्त्र और शस्त्र
सभी विद्याओं से निपुण करके पारंगत किया और उसकी परीक्षा भी लिया। स्पष्ट प्रमाण मिलता है जस्टिन और प्लूटार्क द्वारा इसका, कि जो बड़े ही रोचक ढंग से ये प्रमाणित करते हैं कि एक दिन सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य मिलने गया और चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से सिकंदर अत्यंत भयभीत हुआ था और सिकंदर को पकड़ने का आदेश दिया। और इसकी बड़ी ही रोचक जस्टिन और प्लूटार्क दोनों ने ही इसका उल्लेख करते हैं। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था विदेशी विदेशी शासक को भारत से मुक्त करना, यानी उस समय यूनानी शासक आ गए थे। विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त करना। और दूसरा था अत्याचारी मगध शासन की समाप्ति। ये दो उद्देश्य थे चाणक्य का। सबसे पहले उन्होंने विदेशी सत्ता के संबंध में लिखा है कि विदेशी सत्ता देश और धर्म दोनों के लिए अभिशाप है। विदेशी सत्ता देश और धर्म दोनों के लिए अभिशाप है। इसलिए चाणक्य विदेशी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने पहला उद्देश्य था कि विदेशी सत्ता को भारत से नष्ट करना। दूसरा उद्देश्य था अत्याचारी मगध शासन की समाप्ति करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह विदेशी सत्ता से भारत से मुक्त किए और फिर मगध शासन के नंद शासक घनानंद को किस तरह उन्होंने उखाड़ फेंका और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें हम लोग सैलूकस के मध्य संघर्ष पढ़ेंगे, सैलूकस के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य का संधियां पढ़ेंगे, किस तरह काबुल, कांधार और हेरात का प्रदेश चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ और मगध शासन पर पहले उन्होंने केंद्रीय सत्ता पर किस तरह आक्रमण किया और असफल हुए। उसके बाद ज्ञान हुआ किसी भी साम्राज्य को नष्ट करने से पहले उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को अधीन में लाना है और उसके बाद केंद्रीय सत्ता पर आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। इस तरह बहुत सारे जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि विदेशी सत्ता से समाप्ति किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मगध पर आधिपत्य कैसे स्थापित किया और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य किस तरह जो है अन्य क्षेत्रों से संबंध रहा, जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और इनकी साम्राज्य विस्तार का जैसे उल्लेख हम लोग कर ही लिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंत, फिर इसी में हम लोग बिंदुसार, अशोक और परावर्तित मौर्य कुछ शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के क्लास यहीं तक, धन्यवाद।